Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. How are you? I hope you all will be very fine. लेक्चर का आगाज़ करते हैं निहायत खूबसूरत दुआ के साथ रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में आप लोगों ने डिफरेंट जीन्स के आपस में इंटरेक्शन को स्टडी किया था। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं और टॉपिक का नाम है आज मल्टीपल और मल्टीपल अलील्स। आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि अलील क्या होती है। जीन्स की डिफरेंट फॉर्म्स आपस में अलील्स कहलाती हैं। देखते हैं कि एक वक्त में कितनी अलील्स पैदा हो सकती हैं और उसकी हमारी बायोलॉजी में क्या एप्लीकेशन है, पर्टिकुलरली एट योर लेवल ऑफ एफएससी। सो लेट्स जंप टू द व्हाइट बोर्ड। Yes, my dear students, chapter number 22, lecture number 9, टॉपिक का नाम है none other than multiple alleles। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? यू नो माय डियर स्टूडेंट्स कि आमतौर पे हम लोग एक जीन की सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्म्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग हाइट की बात कर रहे हों, आपको पता है कि अगर हम लोग हाइट की बात कर रहे हो तो हम इसके सिर्फ दो वेरिएंट्स को जानते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, one of them may be tall and other one may be dwarf। और अगर आप लोग क्लासिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो हम टॉल को कैपिटल टी से शो करते हैं और ड्वार्फ को स्मॉल टी से शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइट को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो क्या है अलील्स हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, राइट? वो अलग बात है कि कैपिटल टी भी एग्जिस्ट कर सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी एग्जिस्ट कर सकता है और स्मॉल टी भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन बहरहाल इस पर्टिकुलर जीन की सिर्फ दो ही फॉर्म्स हैं, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन अगर ऐसा हो माय डियर स्टूडेंट्स कि किसी एक पर्टिकुलर जीन के लिए मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएंट्स दो से ज्यादा हो जाएं तो तब हम उसे क्या बोलते हैं? डेफिनेटली मल्टीपल अलील्स। तो पहली बात है, कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास कि अलील क्या होती है। किसी एक जीन की डिफरेंट फॉर्म्स क्या कहलाती हैं? आपस में अलील्स, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर अलील का नंबर दो से ज्यादा हो जाए, किस में? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किस में ज्यादा हो जाए? इन अ पॉपुलेशन। इन अ पॉपुलेशन, मैं बार बार आपको रीइंफोर्स कर रहा हूं कि किसी एक पॉपुलेशन में, वो पॉपुलेशन जाहिर है इंसानों की हो सकती है, किसी जानवरों की हो सकती है, प्लांट्स की हो सकती है। तो किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर अगर नंबर ऑफ अलील्स दो से ज्यादा हो जाएं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टीपल अलील्स का नाम देते हैं। अब देखते हैं ये हमारे स्टूडेंट्स कि मल्टीपल अलील्स का ओरिजिन क्या है। लुक एट दिस। अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल ये एक जीन है, इट इज फॉर एग्जाम्पल जीन ए, राइट? इस पर्टिकुलर जीन ए के ऊपर बहुत सारे एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रेडिएशन भी हो सकती है, ये डिफरेंट किस्म के केमिकल्स भी हो सकते हैं इन आवर सराउंडिंग्स, राइट? और इसके अलावा क्या हो सकता है? नेचुरल सिलेक्शन का प्रेशर भी हो सकता है और प्लस आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशन का सोर्स पढ़ रखा है, दैट इज कॉल्ड एज नन अदर देन यू कैन से क्रॉसिंग ओवर। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर जीन ए के ऊपर क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर इस पर्टिकुलर जीन ए के ऊपर एक फैक्टर ए क्या किया, उसके ऊपर उसने इंड्यूस किया, उसको मुतासिर किया और इस ए के अंदर एक मॉडिफिकेशन आ गई ड्यू टू दिस फैक्टर ए, तो मुमकिन है उसके रिजल्ट में इस पर्टिकुलर अलील का एक नया वेरिएंट पैदा हो गया हो और हम उसे नाम दे दें फॉर एग्जांपल बी। सो दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल फैक्टर हैज you can say produced some sort of mutation in A, that's why it is turning itself into the न्यू वेरिएंट बी। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी ए जीन के अंदर एक और एनवायरमेंटल फैक्टर और केमिकल फैक्टर और नेचुरल सिलेक्शन या मैंने क्या बोला था क्रॉसिंग ओवर रोल प्ले किया हो और उसके रिजल्ट में यहाँ पे एक और वेरिएंट प्रोड्यूस हो गया हो, क्या? वेरिएंट सी। अब अगर ऐसा हुआ
तो फिर इस पर्टिकुलर जीन की मेरे पास 3 अलील्स बन गई हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस पर्टिकुलर वेरिएशन को देखा जाए तो दे में बी पॉजिटिव, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर वेरिएशन नेगेटिव में आ जाए, तो हम फॉर एग्जांपल इसमें लेके आते हैं एक वेरिएशन सी, तो प्रोड्यूस हो जाए एक और अलील दैट इज कॉल्ड एज अ डी। तो इसका मतलब ये होगा कि मुख्तलिफ टाइम पे इसी पर्टिकुलर जीन के ऊपर डिफरेंट किस्म के म्यूटेंट्स एक्ट करेंगे और उसके अंदर डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस लेके आएंगे, जिससे मल्टीपल अलील प्रोड्यूस होती हैं। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, हम जब अलील की बात करेंगे तो किसी इंडिविजुअल में नहीं होगी, बल्कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के अंदर होगी। राइट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। अब देखना ये है कि एक वक्त के अंदर हमने अब तक कितने जीन्स और अलील को स्टडी किया है, तो हमें पता चला है कि हमने ऐसी जीन्स भी हंट आउट कर ली हैं कि जिसके अंदर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 300 वेरिएशंस हैं या 300 अलील्स हैं। राइट, तो यहां पर लिख सकते हैं आप लोग कि इसी प्रोसेस से 300 अलील्स तक भी हम लोगों ने फाइंड कर ली हैं, मीन टू से कि हमने उनकी वेरिएशंस फाइंड कर ली हैं किसी एक पर्टिकुलर जीन के बारे में। सवाल यह है कि अगर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं किसी एक पॉपुलेशन को, तो फिर एक इंडिविजुअल के अंदर इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ अलील में से कितनी अलील्स एक टाइम पे एक्सप्रेस हो सकती हैं? तो आंसर इज ओनली 2। राइट, एक वक्त में किसी एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 अलील्स ही अपने आप को एक्सप्रेस करवा सकती हैं या अपने आप को मौजूद करवा सकती हैं। उसकी रीजन आप लोगों को पता है। अगर मैं आपकी बात करूं या मैं अपनी बात करूं, तो हम लोग डेफिनेटली किस वजह से हैं? एक ग्रेट फादर की वजह से और एक ग्रेट मदर की वजह से। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम इन पर्टिकुलर टेट्राड्स को देखें तो उसके रिजल्ट में क्या हो सकता है? मुमकिन है कि आपके फादर टॉल हों और जो फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर हैं, फॉर एग्जाम्पल वो ड्वार्फ हों, तो यहाँ पर आपका जेनेटिक मेकअप क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपके अंदर क्या आ सकता है? या कैपिटल टी या कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। लेकिन एक वक्त में आपके अंदर सिर्फ एक पेयर ही अपीयर होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। हालांकि मेरे पास वेरिएशन कितनी थी? अप टू 300, लेकिन आए कितनी वेरिएशन? सिर्फ 2, बिकॉज कि उसमें से एक वेरिएशन आपने एक्सेप्ट की या आपको मिली फ्रॉम योर ग्रेट फादर एंड 1 फ्रॉम योर ग्रेट मदर। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर आप बड़े हो गए हैं और आपने वो इंफॉर्मेशन अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास करनी है, तो फिर क्या होगा? जाहिर है आप लोगों के टेस्टिस में या ओवरी में क्या होगी? मायोसिस, और एज ए रिजल्ट ऑफ मायोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिड्यूस टू हाफ। तो फिर क्या होगा कि इन दोनों में से एक चीज, अगर आप बॉय हैं तो स्पर्म में या तो कैपिटल टी जाएगा और या फिर स्पर्म में क्या जाएगा? स्मॉल टी। राइट, और अगर आप एक गर्ल हैं तो फिर जाहिर है एग में या तो कैपिटल टी जाएगा या फिर स्मॉल टी जाएगा। ये पढ़ा, बहुत दफा पढ़ा है आप लोगों को कि गैमीट्स आर द सेल्स हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। तो गैमीट्स क्या होंगे? एक ऐसे सेल जो रिप्रोडक्शन का काम करवा रहे हैं और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू सोमैटिक सेल्स हाफ हो गए। तो याद रखने वाली बात यह है कि अलील्स जितनी मर्जी ज्यादा हो, 300 हो, 150 हो, 200 हो, 50 हो, 25 हो, बट in your body only 2, you can say, alleles will show themselves, and in case of the gametes there will be only 1 allele per time. देखते हैं इसके आगे आपकी बुक हमें क्या बताती है। इसके लिए we have to go to the next part of the board. Yes my dear students, एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में जो गिवन है that is none other than ABO blood group system. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये हमारी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। रिमेंबर, इस तरह की हमारे पास और बहुत सारी एग्जाम्पल, लेकिन आपको समझाने के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स। इस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो आंसर इज कार्ल लैंडस्टाइनर ने इन 1905। उस वक्त उसने हमें सिर्फ की बात बताई थी कि आप लोगों के पास ब्लड ग्रुप की टाइप्स हो सकती है 4, यानी कि ब्लड ग्रुप या तो हो सकता है A, या फिर ब्लड ग्रुप हो सकता है B, और या फिर ब्लड ग्रुप हो सकता है AB,
और या फिर ब्लड ग्रुप हो सकता है व्हाट ओ। तो ये उसने हमें बातें बताई कि इस पर्टिकुलर जीन की 4 पॉसिबल फिनोटाइप्स हो सकती हैं, यानी कि फिनोटाइप ए, फिनोटाइप बी, फिनोटाइप ए बी एंड फिनोटाइप ओ। ओनली 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर। लेकिन हमें इसकी जेनेटिक बेसिस नहीं पता थी। 20 साल का अरसा गुजर गया। तो 20 साल के बाद फिर बर्नस्टाइन ने 1925 में हमें इस पर्टिकुलर फिनोटाइप की जेनेटिक बेस मींस जीन्स के बारे में बताया। उसने क्या बताया कि बेसिकली देयर इज ओनली वन जीन। मैं लिखा है नंबर ऑफ जीन, तो कितनी है? ओनली वन। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जीन है जो हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर रही है। लेकिन ये वाली जीन क्या है? मुख्तलिफ फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम इसे नाम कर देते हैं पॉलीमॉर्फिक जीन। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फोलॉजी का मतलब यू नो वेरी वेल, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, कि हम मॉर्फोलॉजी से बना देते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो चूंकि ये वाली जीन 4 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है, लिहाजा हम इसे बोलेंगे कि इट इज नन अदर देन अ पॉलीमॉर्फिक जीन। पॉलीमॉर्फिक जीन, राइट। अंडरस्टैंड करें, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी मीन्स अपीयरेंस पे बेस कर रही। इस पर्टिकुलर पॉलीमॉर्फिक जीन की लॉजिक क्या है मेरे पास? के जाहिर है कि जीन्स मल्टीपल अलीलिक है। तो लॉजिक इसकी मेरे पास क्या है कि इट इज बेसिकली अ मल्टीपल अलीलिक जीन, देयरफॉर इट इज एग्जीक्यूटिंग मोर देन 2 डिफरेंट शेप्स। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ मल्टीपल अलीलिक जीन। ये जीन कहाँ एग्जिस्ट करती है? तो आंसर इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9 की बात हो रही है। इंसानों के क्रोमोसोम नंबर 9 पे ये वाला जीन एग्जिस्ट करता है, जिसे हम नाम क्या देते हैं? ब्लड ग्रुप का जीन, राइट। इसमें टोटल नंबर ऑफ अलील्स कितनी हैं? इसमें है स्टूडेंट्स, एक है अलील ए, एक है अलील बी और एक है अलील आई, राइट। तो ये मेरे पास बेसिकली 3 अलील्स हैं जो एक क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करती हैं, और उस क्रोमोसोम को हम लोग, उस पर्टिकुलर जीन को हम लोग आई बोलते हैं, आई जीन, राइट। इस पर्टिकुलर आई जीन के ऊपर हम लिख सकते हैं जाहिर है ए, यहां हम लिख सकते हैं बी, और तीसरी किस्म का जो जीन एग्जिस्ट करता है ऑन दिस आई जीन, दैट इज कॉल्ड एज आई। तो इस लिहाज से मेरे पास इस पर्टिकुलर जीन की 3 एलील्स हो गई, एल ए, एल बी एंड एल आई, राइट। देखते हैं कि ये पर्टिकुलर एलील्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं और एक ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप आखिर कैसे बनता है। इसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यू नो माय डियर स्टूडेंट्स कि एक रिलेशन जो मैंने आपको बहुत दफा बताया है वो क्या है? वो है माय डियर स्टूडेंट्स कि फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब क्या? एक्सटर्नल अपीयरेंस, फोटोटाइप, appearance of an organism, it is directly related to the genotype, right? किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस का इन्हिसार उसकी जीन्स के ऊपर होता है। हाँ, अलग बात है कि उन पर्टिकुलर जीन्स को ट्रिगर ऑन या ट्रिगर ऑफ करने के लिए हम लोगों को चाहिए होती है एक और चीज, जिसका नाम क्या होता है? एनवायरनमेंट। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की रिलेशन है जो हमें जीन डिटेक्शन के बारे में बताती है कि कौन सी जीन अपीयर होगी और कौन सी जीन अपने आप को डिस्प्ले करने में कामयाब नहीं होगी। उसका इन्हिसार काफ़ी हद तक हमारे एनवायरनमेंट पे होता है। वो एनवायरनमेंट सेल का अपना भी हो सकता है और सेल के बाहर का भी हो सकता है और ऑर्गेनिज्म के बाहर का भी हो सकता है, लेकिन फिनोटाइप इज एसोसिएटेड विद द जीनोटाइप। जिस तरह के जीन्स आपके पास होंगे, जाहिर है आपकी शक्ल भी वैसी ही होगी। अब देखना यह है कि इस पर्टिकुलर पॉलीमॉर्फिक जीन्स के अंदर कितनी किस्म की फिनोटाइप हो सकती है। तो आंसर है मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स, फिनोटाइप हो सकती है ए, फिनोटाइप हो सकती है बी, फिनोटाइप हो सकती है ए बी और फिनोटाइप हो सकती है ओ। इसका मतलब ये है कि ये पॉलीमॉर्फिक जीन 4 डिफरेंट फॉर्म्स में नजर आ सकती है। इस पर्टिकुलर ई फिनोटाइप के लिए मुझे जिस किस्म की एंटीजन की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज ए एंटीजन, राइट। सवाल ये है
कि एंटीजन क्या चीज है। तो लुक एट दिस वेरी इमेज, आपको नजर आ रहा है कि इस इमेज में बहुत ही पुराना सा एक इमेज आपको दोबारा दिखा रहे हैं। दैट वाज प्रेजेंट इन योर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4। आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को पढ़ा था। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आप लोगों को ये कुछ सींगनुमा चीजें लगी हुई नजर आ रही। ये सींगनुमा चीजें बेसिकली क्या हैं, ये चैप्टर नंबर 2 याद करें, आपने वहां पे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को पढ़ा था। ऐसे मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स के आपस में इंटरेक्ट करने से बने हैं। तो ये बेसिकली एंटीजन्स भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन रखते हैं टू बाइंड देमसेल्फ विद द मेम्ब्रेन्स, तो अपने आप को मेम्ब्रेन के साथ जोड़ लेते हैं। यही वो चीजें हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रखती हैं विद द सेल मेम्ब्रेन्स, और इन्हीं की वजह से नॉट ओनली सेल्स दूसरे सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं बल्कि उनसे बातें भी करते हैं। तो एंटीजन इस लिहाज से बहुत ही काम की चीज है। अगर मैं इसकी नेचर की बात करूं तो हमारे पास अगर 4 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, तो एंटीजन में से किसी भी 4 ग्रुप में से किसी भी तरह का हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एंटीजेंस इनका ब्लेंड हो। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि एंटीजन का ओपोजिट जिसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं, ये हमेशा एक प्रोटीन ही होती है। Right. So in the terms of antigen, there is a great variety in the terms of chemical nature. लेकिन एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही होती है। राइट। तो हम देखेंगे कि बी के पास क्या होता है। जाहिर है बी के पास एंटीजन होगी बी, राइट, और ए बी के पास एंटीजन होगी स्टूडेंट्स क्या, ए बी। लेकिन जहां तक ताल्लुक है ब्लड ग्रुप ओ का, तो ओ के पास देयर इज नो एंटीजन, इसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। राइट। अगर हम इसको कुछ यूं समझ लें माय डियर स्टूडेंट्स कि ये एक किस्म के बाल हैं, ये दूसरी किस्म के बाल हैं जो किसी बंदे के सर पे लगे हुए हैं। फर्ज कर लेते हैं कि जो तीसरी किस्म का बंदा है उसके पास 2 किस्म के बाल हैं। मिसाल के तौर पे बाल ऐसे बाल होते हैं जो साइडों पे होते हैं और बाल जो टॉप पर होते हैं। ये भी डिस्कस कॉन्सेप्ट के साथ हुआ है। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म बिल्कुल गंजा है, इसका मतलब है उसके पास कोई बाल नहीं है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि इट इज बेसिकली बाल्ड। और ये जिस सेल के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट ना हो, कौन से सेल के पास, आरबीसी के पास कोई एंटीजन प्रेजेंट ना हो, उसे हम बोलते हैं कि इट हैज गॉट द ब्लड ग्रुप ओ। तो एंटीजन ए होगी तो फिनोटाइप ए, एंटीजन बी है तो फिनोटाइप बी, और अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हुई तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट ना हुई तो फिर ब्लड ग्रुप होगा ओ। आइए देखते हैं कि इनके पॉसिबल जेनेटिक मेकअप्स क्या हो सकते हैं। बिकॉज कि अगर आपको ये वाला कॉलम समझ आ गया तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझने में कामयाब हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि जेनेटिक मेकअप कितनी तरह का हो सकता है। लुक एट दिस। मैंने क्या बोला था, आपको याद है कि एक वक्त में सिर्फ एक पेयर ही अपेयर होता है, चाहे हमारे पास 300 ऑप्शंस ही क्यों ना हो एक पर्टिकुलर अलील की। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। पॉसिबिलिटीज आर कि ये मेरे पास आई जीन है, इस आई पर्टिकुलर जीन में आपको अपने ग्रेट फादर से मिला हो कैपिटल ए, राइट, और आप लोगों को अपनी ग्रेट मदर से भी मिला हो क्या ए। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप लोग क्या हैं, आप हैं होमोजाइगस ए इंडिविजुअल, राइट। आपको अपनी फादर से भी क्या मिला, ब्लड ग्रुप ए, आपको मदर से भी क्या मिला, ब्लड ग्रुप ए, तो आप क्या होंगे, होमोजाइगस ए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके ग्रेट फादर का ब्लड ग्रुप हो ए और आपकी ग्रेट मदर का ब्लड ग्रुप हो जाए ओ, राइट। क्या हो जाए स्टूडेंट्स, ओ। इस सूरत में आप लोगों का फिनोटाइपिक अपीयरेंस तो ए वाली ही होगी, लेकिन जीनोटाइप की बेस पे आप इस जैसे नहीं हैं, मींस होमोजाइगस नहीं हैं, बल्कि आप हेट्रोजाइगस हैं, राइट। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो गई, 2, होमोजाइगस ए, हेट्रोजाइगस ए। आपको मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास जेनेटिक मेकअप ये हुआ तो भी आपकी अपीयरेंस क्या होगी, ए। इससे साबित हो रहा है कि ए जीन इज डोमिनेंट ओवर ओ। क्या नजर आ रहा है हमें कि ए इज डोमिनेंट ओवर ओ। अब इस दूसरी देखते हैं, व्हाट हैपन टू द बी। बी वाले केस में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, सेम केस कि आपको अपनी मदर से भी मिला हो, फॉर एग्जांपल बी,
और आपको अपने फादर से भी क्या मिला हुआ है, बी, अगर ऐसा हुआ तो आप कहलाएंगे होमोजाइगस बी। व्हाट कैन बी द अदर केस? अदर केस ये हो सकता है कि आपको अपने फादर से मिला हो बी और आपको अपनी मदर से मिला हो ओ, एंड वाइस वर्सा। ये भी हो सकता है कि आपकी ग्रेट मदर बी ब्लड ग्रुप वाली हो और आपके ग्रेट फादर ओ ब्लड ग्रुप वाले हों। इन एनी केस जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा, इट विल शो इट्स डोमिनेंस ओवर ओ। तो आइंदा आने वाले बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी, राइट। तो जो बेबी है वो इस वाले केस में क्या होगा, हेट्रोजाइगस बी। लेकिन अगर फादर का ब्लड ग्रुप भी बी हो और मदर का भी बी हो तो बेबी कैसा होगा, होमोजाइगस बी। अब यहां पे देखते हैं व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी इन थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि फादर या मदर में से किसी एक का ब्लड ग्रुप हो गया ए और दूसरे का ब्लड ग्रुप हो जाए बी, राइट। दोनों में से बात कर रहा हूं कि ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप मुमकिन है ये फादर का हो ये मदर का हो, या ये फादर का हो और ये मदर का हो। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। बात यह है कि जब आप लोगों को दोनों तरफ से एक एक एंटीजन मिलेगी तो भी पॉसिबल है कि आप लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाए। यानी कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ऐसा बेबी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके फादर या मदर में से कोई ओ ब्लड ग्रुप वाला हो, पॉसिबल ही नहीं है। यू नो वेरी वेल कि ओ ब्लड ग्रुप में जीन आई इन्वॉल्व हुआ था और आई जीन या ओ जीन इज रिसेसिव। तो यहां पे दोनों जीन्स कौन सी इकट्ठी हो गई हैं, डोमिनेंट। जब दो जीन्स इकट्ठी होंगी डोमिनेंट तो वो कभी किसी रिसेसिव ऑर्गेनिज्म से नहीं आ सकती, राइट। तो ए बी ब्लड ग्रुप तभी बनेगा जब मेरे पास दो डोमिनेंट जीन्स आपस में मिलकर इकट्ठी रहेंगी। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसकी, को डोमिनेंस की। को डोमिनेंस, डोमिनेंस, दो बड़ी बड़ी जीन्स आपस में मिलके इकट्ठी रह रही हैं, इट इज कॉल्ड एज द कोडोमिनेंस। अब चलते हैं हम इस पॉइंट की तरफ, दैट इज द ओ। यहां पे क्या है, देयर इज नो एंटीजन। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर ना तो एंटीजन ए बनाने की सलाहियत है और ना ही एंटीजन बी बनवाने की सलाहियत है, बिकॉज के इसके पास एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट था और वो रिसेसिव जीन क्या कहलाता है, ओ, दैट इज कॉल्ड एज द ओ डॉट ओ। यानी कि ओ ऑर्गेनिज्म तब प्रोड्यूस होगा जब उसके फादर का ब्लड ग्रुप भी ओ हो और मदर का ब्लड ग्रुप भी ओ हो, या क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इसके फादर भी होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ए थे, या मदर भी हेट्रोजाइगस ए थी, या फादर भी हेट्रोजाइगस बी था, मदर भी हेट्रोजाइगस बी थी, राइट। यानी कि इन दोनों केसेस में फादर का इस फॉर्म में होना या मदर का इस फॉर्म में होना जरूरी है, तभी तो उनके पास ये वाले जीन सप्रेसिव फॉर्म में प्रेजेंट थे जो यहां पे इकट्ठे होके अपीयर हो गए हैं। तो जो मेरे पास इंडिविजुअल ओ है वो दो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का डिसेंडेंट हो सकता है अगर वो हेट्रोजाइगस हुए, राइट। सो हेट्रोजाइगोसिटी इज बेसिकली प्रोवाइडिंग फाउंडेशन फॉर द अपीयरेंस ऑफ टू रिसेसिव जीन्स। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आपने मेंडेलियन जेनेटिक्स में इसको बहुत डिटेल से पढ़ रखा है, राइट। अब हम चलते हैं आगे। सवाल ये है कि एंटीजन किसी बंदे के या किसी भी बेबी के पास जौन सी भी हो, चाहे वो एंटीजन ए है, बी है, ए बी है या ओ है, व्हाटएवर द केस में भी, ये पूरी जिंदगी फिक्स रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले साल में ब्लड ग्रुप ए हो, बाद में बी हो जाए, फिर सी हो जाए, फिर ए हो जाए, फिर बी, ऐसा नहीं। आपकी जौन सी भी एंटीजन है उसकी नेचर थ्रू आउट द लाइफ फिक्स रहती। ये आप लोगों की दुनिया में एग्जिस्टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस, यानी कि स्पर्म और एग के मिलने के फौरन बाद ही समझ लें कि ये वाली जो जीन्स है ये अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है। पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर बेबी के पास कौन सा जेनेटिक मेकअप आया है, कैपिटल ए कैपिटल बी आया है, या कैपिटल ए ओ आया है, या ओ आया है, या बी ओ आया, व्हाटएवर द केस में भी। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहती हैं टिल डेथ। तो देयरफॉर वी कैन से कि ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज फिक्स्ड, राइट। ब्लड ग्रुप का इन्हिसार किस पर था, अभी बताया मैंने आप लोगों को, एंटीजन पर। एंटीजन के बारे में बताया था मैंने क्या होती हैं कि ये मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती हैं। दे मे बी कार्बोहाइड्रेट्स, दे मे बी प्रोटीन्स, दे मे बी conjugate of the two, there may be lipids, there may be nucleic acid, whatever the case may be। लेकिन
जहां तक ताल्लुक है ब्लड ग्रुप की एंटीजेंस का, तो वो किस पे बनी है? दैट इज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख रहे हैं तो आप लोगों को आरबीसी की सरफेस के ऊपर ये हेक्सागोन्स अटैच हुई नजर आई हैं। दीज पर्टिकुलर हेक्सागोन्स दे आर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ नन अदर देन द एंटीजन। अब देखिए जरा, उसको हम लोगों ने मैग्नीफाई करके आप लोगों के लिए यहां बनाया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप लोगों के पास। लुक एट दिस, अगर कहीं यहां सेल मेम्ब्रेन अटैच है यहां, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ जो सबसे पहला मोनोसैकेराइड अटैच दैट इज कॉल्ड एज N-acetyl galactosamine, अदर वन इज सिंपल गैलेक्टोज। यू नो ये भी कार्बोहाइड्रेट है और ये भी कार्बोहाइड्रेट है। इसके ऊपर एक और हेक्सागोन अटैच दैट इज कॉल्ड एज N-acetyl glucosamine। ये क्या था मेरे पास? N-acetyl galactosamine। ये क्या है? N-acetyl glucosamine। It is N-acetyl galactosamine, it is N-acetyl glucosamine, right? और एंड पे फिर क्या अटैच है? गैलेक्टोज, और इसकी बेस पे प्रेजेंट है फ्यूकोज। अगर मेरे पास 1 2 3 4 5, अगर मेरे पास ये 5 मोनोसेक्राइड्स इस फैशन में अटैच हों तो ये कहलाएगा ब्लड ग्रुप ओ, राइट? इट इज कॉल्ड एज द ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो पोजीशन है दिस वन, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कि इस पोजीशन पे अटैच हो सकता है इधर N-acetyl गैलेक्टोसामीन और यहाँ पे अटैच होता है सिंपल गैलेक्टोज। अगर अटैच हुआ N-acetyl गैलेक्टोसामीन तो ब्लड ग्रुप होगा ए। ब्लड ग्रुप क्या होगा मेरे पास? ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन ओ ब्लड ग्रुप में फाउंडेशन होती है, उसके ऊपर वेरिएंट ए N-acetyl गैलेक्टोसामीन अटैच नहीं होता। लेकिन इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप ए ये N-acetyl गैलेक्टोसामीन यहाँ पे अटैच होता है। लेकिन इसी पोजीशन पर अगर N-acetyl गैलेक्टोसामीन की जगह पर अटैच हो गया क्या? सिंपल गैलेक्टोज, तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा बी। क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप बी। लेकिन अगर ना तो अटैच हुआ N-acetyl गैलेक्टोसामीन और ना ही अटैच हुआ गैलेक्टोज, तो फिर यह कहलाएगा एक गंजा सेल, और उसमें सिर्फ और सिर्फ यही 1 2 3 4 5 चीजें अटैच होंगी तो बन जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये वाली चीजें सिर्फ डिटरमाइन करती हैं ब्लड ग्रुप को या कोई और काम भी करती हैं? तो आंसर है कि ये जो मेरे पास N-acetyl ग्लूकोसामीन है ये बायोफिल्म्स बनाता है। इट हैज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन विद द मेम्ब्रेन्स, चाहे वो आपके दांतों की मेम्ब्रेन हो या वो आप लोगों की आर्टरीज और वेन्स की मेम्ब्रेन्स हो। अगर इसका लेवल ज्यादा होगा तो आपकी मेम्ब्रेन्स, आपकी सेल की सर्फेसेस, दे विल बिकम मोर एडहेरेंट टू अदर मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द बायोफिल्म्स। जहां तक ताल्लुक है मेरे पास N-acetyl गैलेक्टोसामीन की, तो ये इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। सेल्स आपस में बातें करते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। इसका मतलब ये होगा कि चाहे मेरे पास ब्लड ग्रुप ओ हो या बी हो या ओ हो, इन सारे वाले केसेस में ना तो फर्क पड़ेगा फिल्म के बनने में और ना ही फर्क पड़ेगा इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन में। ये दोनों काम तो हो रहे हैं, राइट? इन दोनों की वजह से और सर्टन फीचर्स ऐड अप होंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट सेल्स की कभी भी डिप्राइव नहीं रहती। आगे चल के देखते हैं कि इन पर्टिकुलर एंटीजन की वजह से बनने वाली एंटीबॉडीज और उसके बाद उससे प्रोड्यूस होने वाली एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। उसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हम करेंगे एंटीबॉडी की नेचर की। मैंने आपसे बोला कि अगर आप लोग बात करते हो एंटीजन की तो वो 4 मेजर ग्रुप्स में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है एंटीबॉडी का, तो एंटीबॉडी कैन बी प्रोटीन ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकता। प्रोटीन्स ओनली, राइट? और ये जो प्रोटीन्स हैं इनकी शक्ल किस जैसी होती है? जाहिर है एंटीजन जैसी, बिकॉज कि इन एंटीबॉडीज ने जाके एक स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंड करना होता है। एंटीबॉडी भी
प्रोड्यूस होती हैं राइट फ्रॉम बर्थ, समझ लें, राइट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तब स्टार्ट हो जाती हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एंटीबॉडीज हैं दे हैव गॉट सम वेरी यूनिक रोल्स। उनमें से सबसे पहला रोल है वो ये है कि टू डिफेंड द ब्लड ग्रुप ऑफ द बॉडी, राइट। एंटीबॉडी हमेशा अपनी एंटीजन को कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर मेरे पास अपनी जैसी एंटीजन होगी तो उसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर मेरे पास एक ऐसी एंटीबॉडी हो जो किसी दूसरे ग्रुप को मेरी बॉडी में ना आने दे तो तब मुझे फायदा हो सकता है। बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है और मुझे बाहर से एंटीजन ए ही मिल रही है तो उसका मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी बॉडी में एंटीजन ए है और बाहर से मेरे पास एंटीजन बी आ रही है तो फिर डेफिनेटली ये दोनों एंटीजन आपस में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो सकती हैं। तो इसको यू कैन से स्ट्रिक्टली डिसोबे करने के लिए इसने क्या किया कि एंटीजन ए के सामने एंटीबॉडी बी रख दी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर एक पर्सन की बॉडी में एंटीजन ए है, मीन्स ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके पास एंटीबॉडी ए नहीं होती बल्कि उसके ऑपोजिट एंटीजन के अगेंस्ट एक डिफेंस सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी व्हाट बी। तो अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप हुआ ए तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगी, बी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, एंटीबॉडी क्या होगी, बी। और अगर उसका ब्लड ग्रुप हुआ बी मीन उसमें एंटीजन हुई बी तो ब्लड एंटीबॉडी कैसी होगी, ए। याद रखें एंटीजन हमेशा एंटीबॉडी की ऑपोजिट होती है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एंटीजन को, राइट। सो एंटीजन ए कंटेन्स एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी कंटेन्स एंटीबॉडी ए। व्हाट अबाउट ए बी, व्हाट अबाउट ए बी? ए बी वाले केस में माय डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि ए बी वाले केस में देयर इज नो एंटीबॉडी। शायद यहां पे एंटीबॉडीज बनती हों लेकिन सरवाइव ना करती हूं, चूंकि इसके पास दोनों किस्म के एंटीजन है, वो उसके एंटीबॉडीज को किल करवा देती हूं। तो इस वाले केस में देयर इज नो एंटीबॉडी एट ऑल। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं एंटीजन ओ की, मींस इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इसने अपने आप को दूसरी एंटीजन से बचवाने के लिए दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीबॉडी ए भी होती है और बी भी होती है, राइट। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये भी बगैर किसी स्टिमुलस के प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। बहुत ज़्यादा दफ़ा आप इम्यून सिस्टम में पढ़ के आई हैं कि बहुत ज़्यादा बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं होती। अगर कोई फॉरेन एंटीजन मेरी बॉडी में आएगी तो 6 ईयर के बाद ही एंटीबॉडीज़ बनती हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर द एंटीबॉडीज द ब्लड ग्रुप, दे आर इननेट। नेचर ने उन्हें इननेट इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट रखा हुआ है। तो हर बॉडी में, हर ऑर्गेनिज्म में जो ही एंटीजन प्रोड्यूस होती है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि अगर एंटीजन नहीं भी है तो भी एंटीबॉडीज बनती हैं। ये आपने बात अपने माइंड में जरूर याद रखनी है। नाउ वी वांट टू सी कि इस सारी स्टडी की एप्लीकेशन क्या है। तो आंसर है, सबसे पहली एप्लीकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस स्टडी के बाद हम ऑर्गेनिजम्स को मरने से बचाने में कामयाब हुए। पहले हम समझते थे कि सब लोगों का खून तो रेड ही होता है, मुंह उठा के जिसका ब्लड जिसको चाहे लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हम लोगों ने सिर्फ खून को रंग की बुनियाद पर पढ़ना पड़ते थे तो हम बहुत से ऑर्गेनिजम्स को मार देते थे। लेकिन जब हम लोगों ने उस पर्टिकुलर ब्लड को केमिकल बेसिस पर पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि हम हर ब्लड हर ऑर्गेनिज्म को नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस डायग्राम। हम इसके बारे में बता रहे हैं, जो ब्लड ग्रुप ए है ये सिर्फ 2 बंदों को ब्लड दे सकता है। वो बंदे कौन कौन से हैं? वो है स्टूडेंट्स ए इटसेल्फ, यानी कि जिस जैसी एंटीजन इसकी है अगर वैसी एंटीजन रेसिपिएंट की होगी तो ही एंटीबॉडीज फाइट नहीं करेंगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे को ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, या फिर आप थोड़ा सा ब्लड दे सकते हैं ए बी को। मैंने क्या बोला है? थोड़ा सा ब्लड दे सकते हैं ए बी को, बहुत सा ब्लड नहीं दे सकते। रीजन इज कि अगर हम इस ए बी ब्लड ग्रुप को लगाएंगे
तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एंटीजन की ओपोजिट एंटीबॉडीज उससे बाइंड होना शुरू हो जाएंगी। और अगर इसकी मिकदार बढ़ गई तो एग्लूटिनेशन ज़्यादा भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर थोड़ी सी ज़रूरत है मुझे, मैं थोड़ा सा ब्लड ग्रुप को लगा दिया है, तो इस पर्टिकुलर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को बाकी बॉडी के सेल्स नलिफाई कर सकते हैं। लेकिन लुक एट दिस ब्लड ग्रुप बी, ये क्या करता है कि ये अपने जैसे ब्लड ग्रुप यानी बी को ब्लड दे सकता है और फिर ए बी को दे सकता है, मगर कैसा? थोड़ा सा। कि थोड़ा सा का वर्ड आपने जरूर याद रखना है। ऊपर वाले दोनों ब्लड ग्रुप्स के लिए अपने जैसे को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, अपने जैसे को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। राइट, लुक एट दिस ए बी, ये बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड ब्लड ग्रुप है। ये सिर्फ अपने जैसे को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि ए बी कैन डोनेट ब्लड टू ए बी ओनली। उसकी वजह यह है कि इसके पास दोनों किस्म के एंटीजेंस हैं जो बहुत ज्यादा तबाही chaos प्रोड्यूस कर सकती हैं इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। लिहाजा हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी को ही लगा सकते हैं। बट लुक एट दिस ब्लड ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज ब्लड ग्रुप ओ। इसके पास कोई एंटीजन नहीं। जब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो इसकी एंटीजन एंटीबॉडी फाइट जिस मर्जी ऑर्गेनिज्म को लगा दो नहीं होगी। तो ओ ब्लड ग्रुप ब्लड दे सकता है ए को भी, बी को भी। सिमिलरली ओ कैन डोनेट ब्लड टू ओ ऑर्गेनिज्म एज वेल। राइट, अब हम ओ ब्लड ग्रुप वाला जो ऑर्गेनिज्म है उससे हम लोग ब्लड ग्रुप यूजुअली ए बी को नहीं लगाते। उस रीजन ये है कि ए बी के पास दोनों किस्म की एंटीजेंस प्रेजेंट हैं और ओ ब्लड ग्रुप के पास दोनों किस्म की एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, तो वो दोनों क्या कर सकते हैं, दूसरे को अफेक्ट कर सकती हैं। लिहाजा हम ओ ब्लड ग्रुप प्रेफरेबली ए बी ब्लड ग्रुप को नहीं लगा रहे होते। अब हम बात करते हैं रिसेप्शन की कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस से ब्लड को रिसीव कर सकता है। तो जो ए ब्लड ग्रुप है ये ब्लड ले सकता है ए से, जाहिर है ये तो सबसे आइडियल बात है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ए ब्लड ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म को ए डोनर नहीं मिलता तो फिर वो ओ से ब्लड ग्रुप भी रिसीव कर सकता है। इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द ब्लड ग्रुप ओ। रीजन आपको पता है कि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। जब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो इसकी एंटीबॉडी से फाइट नहीं होगी। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसके पास यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बी। तो बी कैन रिसीव ब्लड डेफिनेटली प्रेफरेबली फ्रॉम द बी ऑर्गेनिज्म। जिसका ब्लड ग्रुप बी है हम उससे रिसीव करेंगे। हाँ, इसको ओ ब्लड ग्रुप बी ब्लड डोनेट कर सकता है। रीजन सेम जो ए पे अप्लाई हो रही। देखिए जहां तक बात है मेरे पास ए बी की, तो ए बी को हम ब्लड ए से भी लगवा सकते हैं, ए बी को हम ब्लड बी से भी लगवा सकते हैं, और बेस्ट ये है कि हम इसको ए बी से ही लगवाएं। और अगर तीनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ब्लड ग्रुप ओ से भी ब्लड दिलवा सकते हैं। चूंकि ये तकरीबन तमाम किस्म के यू कैन से ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऑन द अदर हैंड आपको याद है कि जब हम ब्लड ग्रुप लेने की बात करेंगे तो ओ जिसके पास दोनों किस्म की एंटीबॉडीज हैं वो ना तो ए से ब्लड ले सकता है और ना ही बी से लेगा, बिकॉज कि इसकी अपनी एंटीबॉडीज उसके एंटीजन से फाइट करेंगी। लिहाजा जो ओ ऑर्गेनिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ ओ ऑर्गेनिज्म से ही ब्लड ले सकता है। लेकिन चूंकि ये तकरीबन सारे ब्लड को ब्लड दे सकता है, इसीलिए हम लोग ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर का नाम देते हैं। ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर्स। याद रखने वाली बात है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि जो एंटीजेंस होती हैं सम टाइम वो कुछ लोगों के स्लाइवा में भी रिलीज होती हैं, तो राइट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी एंटीजेंस को अपने स्लाइवा में भी रिलीज करवा सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एज सेक्रेटर्स। नाउ वी वांट टू सी इट्स सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन ये है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। इसका क्या मतलब है? ऐसा हो सकता है कि एक हॉस्पिटल में 2 कपल्स हों या 3 कपल्स और उसके यहाँ 2 या 3 बच्चे पैदा हो जाएं, तो किसी हद तक वो आपस में अगर लड़ पड़ते हैं तो हम उनका इस पर्टिकुलर नॉलेज के थ्रू सॉल्यूशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल
कुछ प्रिंसिपल्स हम लोगों को पता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पढ़ाते हुए कि प्रिंसिपल ये है कि अगर एक पेरेंट है मेरे पास, एक पेरेंट है, कौन सा वाला ब्लड ग्रुप, ए बी वाला, दूसरे का ब्लड ग्रुप जो मर्जी हो। मैंने क्या बोला है कि एक पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरा पेरेंट बी, बेबी फादर, बेबी मदर, उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, ए हो या बी हो या ओ हो, व्हाटएवर द केस में भी, उनके यहाँ कभी भी ओ ब्लड ग्रुप वाला बेबी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको बात समझिए मैंने क्या बोला है कि अगर दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का ब्लड ग्रुप भी ए बी हो तो उनका चाइल्ड ओ नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर मेरे पास दो पेरेंट्स हैं जिनमें से एक का ब्लड ग्रुप बी है और एक का ब्लड ग्रुप ओ है तो उनके यहाँ भी कभी ए ब्लड ग्रुप वाला बेबी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप ए पेरेंट का एक है और दूसरे का ओ है तो उनके यहाँ भी बी ब्लड ग्रुप वाला बेबी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। समझ आई मेरे पास? भाई जाहिर है बी यहां भी नहीं है, ए यहां नहीं है, ओ यू नो वेरी वेल ये तो वैसे ही रिसेसिव है। तो इन सारी बातों के बाद आप लोगों की बुक में दो एक्टिविटीज दी गई। मैं तो लिखा ये है कि आप एक्टिविटी को अपने तौर पे खुद करें, DYS, डू योरसेल्फ। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप लेक्चर को यहीं पर रोकने के बाद, अच्छी बात तो यह कि आप इस जो नॉलेज आपने गेन किया है उसके बाद पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी जेनेटिक मेकअप की, जो एन मेरे ऊपर लिखे हुए, लुक एट दिस समवेयर हियर। तो अगर आपके माइंड में जेनेटिक मेकअप्स हैं तो आप इन दो एक्टिविटीज को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2 मिनट का पॉज लें, अपनी अकलों को इस्तेमाल करें और अपने को इस अकलों को इस्तेमाल करने के बाद एक्टिविटी को सॉल्व करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस एक्टिविटी क्या है कि आप लोगों के पास एक कपल है, उसका नाम है मिस्टर हारिस एंड मिसेस हारिस। मिस्टर हारिस का ब्लड ग्रुप है ए और मिसेस हारिस का ब्लड ग्रुप है बी और उनके यहाँ उस मौके पर वहां बेबी प्रोड्यूसर, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी। एट द सेम टाइम उसी हॉस्पिटल में एक और कपल है मिस्टर बिलाल एंड मिसेस बिलाल। मिस्टर बिलाल का ब्लड ग्रुप भी ए है और मिसेस बिलाल का ब्लड ग्रुप भी ए है और यहाँ पे जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। तो बज़ाहिर तो हमें कोई बात समझ नहीं आ रही है कि इस अगर हम ए बी की बात, ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो यहाँ पर बी कैसे आ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए लगा दूं, फॉर एग्जांपल इफ इट इज होमोजाइगस, तो फिर तो यहाँ पे कभी भी बी बेबी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। हाँ, एक केस हो सकता है, वो ये कि अगर जो मिस्टर हारिस है वो क्या हूं, जरा सोचें, वो क्या हूं, हेट्रोजाइगस। अगर हेट्रोजाइगस होंगे तो फिर मिस्टर हारिस का ब्लड ग्रुप हो जाएगा दिस वन, ए एंड ओ, और इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी। ये दो किस्म के एग्स बनाएंगी, ए वाले और बी वाले। ये दो किस्म के स्पर्म बनाएंगे, ए वाले और ओ वाले। और अगर मिसेस हारिस का बी ब्लड ग्रुप वाला एग फादर के ओ ब्लड ग्रुप वाले स्पर्म से मिलेगा तो ही बेबी का ब्लड ग्रुप बी ओ हो सकता है, मींस बी हो सकता है। अब देखते हैं व्हाट हैपन इन केस ऑफ मिस्टर बिलाल एंड मिसेस बिलाल। दोनों का ब्लड ग्रुप ए है। हमने क्या प्रिंसिपल पढ़ा था कि कभी भी ए ब्लड ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म के यहाँ बी वाला बेबी प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। तो पहली बात, जब मुझे पता है कि मिस्टर बिलाल का ब्लड ग्रुप भी ए है और मिस्टर बिलाल का ब्लड ग्रुप भी ए है तो उनके यहाँ बी बेबी तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बेबी किसी सूरत में भी मिस्टर और मिसेस बिलाल का नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसका ब्लड ग्रुप भी ए है और इसका ब्लड ग्रुप भी ए है तो ये ओ कहाँ से आ गया? तो आंसर इज अगेन, आंसर इज लाइंग इन द टर्म्स ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी कि भाई ये जो ब्लड मिस्टर बिलाल हैं वो भी हेट्रोजाइगस थे और जो मिसेस बिलाल हैं वो भी हेट्रोजाइगस हैं। तो इन दोनों ने अपने स्पर्म और एग में क्या डोनेट कर दिया, ओ। तो जिसकी वजह से इनके यहाँ एक ओ ब्लड ग्रुप बेबी प्रोड्यूस हो गया, राइट। सो सारी की सारी बात है हम इल्म क्यों हासिल करते हैं। अगर हम इल्म को इंसानियत के फायदे के लिए अप्लाई करना चाहें तो हम बहुत से डिस्प्यूट्स को और बहुत से इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। चौथी बड़ी बात यह है कि ये ब्लड ग्रुप सिर्फ इंसानों तक कन्फाइन नहीं है बल्कि जानवरों तक भी कन्फाइन है और वो लोग जो डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन बनते हैं उनको भी इस बात का अंदाजा है कि ब्लड ग्रुप हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन टू सेव द लाइफ्स। ठीक है,
हाँ, वहाँ पे शायद पैटर्निटी डिस्प्यूट तो नहीं होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पेरेंटल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में भी ये वाली टॉपिक मीन्स मल्टीपल इल आपको क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है। इस दुआ के साथ कि आप जो भी इल्म हासिल करें उसको अप्लाई करना सीखें, और उसकी एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत। अल्लाह ताला हमें इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बड़े इंसान कौन है? ज़ाहिर है हमारे अपने पेरेंट्स। इस दुआ के साथ कि आप जब कभी नमाज़ पढ़ें अपने वालिदैन के लिए हमारे लिए भी दुआ करने में ज़रूर कामयाब हों। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।